करती हूँ सब ठीक ठाक हूँ। गेमी सीजन 2 के साथ हाजिर हुई हूँ और इसका नाम दाम मोहब्बत रखा है। ये न्यू जनरेशन की जबरदस्त स्टोरी होने वाली है। बहुत से राज हैं जिन पर से पर्दा उठाया जाएगा। अब अगर किसी ने इसका पहला सीजन नहीं पढ़ा तो वो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा चैनल हो तुम लिंक पे जाकर क्लिक करें और मेरा वो नावल मुकम्मल पढ़ें। इसके अलावा वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नावल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलते हैं बिना किसी इंतजार के आज के एपिसोड की जानिब। दाम मोहब्बत सीजन बाय मेरा चंद हो तुम किस्त नंबर 1। 22 साल के बाद आफंदी वाला में आज जश्न का समय था क्योंकि आज माहरूख को फैशन अवार्ड मिला था और इसका खुशी को कोई ठिकाना नहीं था। वो ब्लैक कलर की स्लीवलेस मैक्सी में डायमंड चोकर पहने बड़ी हसीन लग रही थी। हाय नैनो कब पहुंचोगी तुम? इसने फोन करके नैनन से पूछा। यार बस नीचे पहुंचने वाली हूँ। नैनन हमेशा की तरह अपनी सुनाकर फोन बंद कर गई। वो सर झटक कर बाहर निकली तो आलियान और फजा भी अपने रूम से निकल रहे थे। हाय मॉम डैड उसने पास जाकर कहा। बड़ी प्यारी लग रही मेरी गुड़िया और कैसी तबीयत मेरे बच्चे की? आलियान ने इसका माथा चूमते हुए कहा। एम फाइन, वैसे आपकी मिसेज तो गजब ढा रही है, वो मुस्कुरा कर बोली तो फलजा हल्का सा मुस्कुरा दी। ये आलियान, फलजा का बेटा कहाँ है? इसने अचानक से पूछा। मैं इधर हूँ माही आपी, इसके पीछे से आवाज आई तो उसने मोहब्बत से अपने हैंडसम भाई को देखा जो कि आलियान, फलजा का मिक्सचर था और 22 साल का था। इससे 6 साल छोटा मगर इससे बड़ा दिखता था। अल्लाह पाक ने जहान बहुत कुछ दिया वहाँ कुछ वापस भी लिया। 18 साल पहले खावर आफंदी और फिर इससे 4 साल मिसेस खावर की डेथ से जैसे सब हिल गए थे। फरीदा बेगम सबकी बड़ी थी तो हर एक अब अपना मसला लिए उनके पास पहुंचा होता था। बूढ़ी तो वो भी बहुत हो गई थी मगर चलती फिरती थी। अल्लाह पाक ने आलियान को आलियार और इससे 2 साल छोटी अलीना अता फरमाए तो सबसे छोटे होने की वजह से उनमें सबकी जान थी। आलियार 22 साल का होने वाला था, उसे भी ज़रीब खान जैसा शेफ बनने का जुनून था और अलीना 19 की और आजकल वो इटली तानिया के पास गई थी। ओ वो मेरा गधा, वो बानही फैलाकर बोली तो वो जल्दी से आकर इसके गले लग गया। कांग्रेचुलेशंस माई डियर सिस, वो उसका माथा चूमते हुए बोला। थैंक यू, वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोली और फिर सबके साथ बाहर की जानिब बढ़ गई। वो जब इंटर हुई तो मीडिया इससे इंटरव्यू लेने चला आया। वो सबके सवालात के जवाब देने के बाद आकर एक टेबल की जानिब बढ़ने लगी कि एकदम से सब लाइट्स ऑफ हो गई। अरे डैडा लाइट्स को किया हवा? इसने ऊंची आवाज से पूछा और उससे पहले आलियन कोई जवाब देता कि सामने स्पोर्ट्स लाइट चली और वो पाउंड से होती जैसे ही चेहरे पे पड़ी तो वो अहमर को देखकर साकत रह गई। वो गुनगुनाता उसकी तरफ बढ़ने लगा। सूरज की करनू साक चेहरा। देखा है तुम सामने नहीं? मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीदा, कि तू जो मुझे पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर। वो इसकी कमर में हाथ डाले इसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। माहरूख को इसके कुर्बत से जैसे वहशत होने लगी थी। तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन किया अगर मान गए तो मेरी जान नजर कर दूं। तेरा मेरा है प्यार अमर, नौरजहां और नौर मोहब्बत दोनों जोड़े तुझसे पिया। पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हम मेरा इश्क सबसे जुदा। तेरी ही खातिर लूं 100 जन्म में, चाहे हो जो भी भला। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीदा, कि तू जो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर।
वो इसे घुमाकर अपने हिसार में ले गुनगुनाता चला गया और माहरूफ के हाथ पांव सुन हो रहे थे। तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन किया अगर मान गए तो मेरी जान नजर कर दूं। तेरा मेरा है प्यार अमर। इसने स्विंग खत्म करते उसे छोड़ा तो वो गहरे गहरे सांस भरते खुद कंपोज करने लगी। रिलैक्स रहो बच्चे, अगर कुछ रिएक्ट किया तो कल की हेडलाइन तुम्हारा और रहमर का रिश्ता होगा। आलियन ने पास आकर उसके कपकपाते हाथों पे हाथ रखते कहा तो उसने शिकवाकुन निगाहों से देखा तो आलियन ने इल्तिजाइया अंदाज में उसे आंखों में इशारा किया तो वो जोर से आंखें मैचकर खोलती हुई खुद को काफी हद तक संभाल चुकी थी। फिर जैसे ही पार्टी खत्म हुई तो वो अपने रूम में जाकर खुद को लॉक कर चुकी थी, यहाँ तक कि इसने अगले दिन सुबह सुबह तैयार होकर अपनी बुटीक जाकर ब्रेकफास्ट किया और रात देर तक वो वहीं पे रही। फिर अगले 2 दिन भी उसने ऐसा ही किया क्योंकि उसका नेक्स्ट फोटो शूट था जो इसके लिए बहुत अहमियत रखता था और वो अगर उस शख्स का सामना कर लेती तो अपने काम पे फोकस नहीं कर सकती थी। अहमर 3 साल के बाद पाकिस्तान वापस आया था। उसने हॉलीवुड में 3 साल सोनगस और मॉडलिंग पे काम किया था और अब उकता कर वो वापस पाकिस्तान आ चुका था और यहाँ आने का मकसद इसका शादी करना था, मगर जिस दुश्मन जान के लिए वो वापस लूटा था वो आज से 3 साल पहले जितना इसके साये से भागती थी अब इससे कहीं ज्यादा भाग रही थी। हाय चाचो, आपकी लाडली नहीं दिख रही। इसने लॉन में बैठे आलियन के पास जाकर बैठते हुए पूछा। अपने काम में बिजी है और तुम उसे मनाने के लिए क्या करने वाले हो? आलियन ने संजीदगी से पूछा। कुछ करने के लिए इससे मुलाकात होना जरूरी है मगर वो तो मौका तक नहीं दे रही, आखिर कैसे मनाऊं? वो झुंझला कर बोला। ये मौका मैं फराहम कर रहा हूँ, तुम्हारा और माहरूफ का शादी स्पेशल फैशन शो और फोटो शूट है तो इसलिए रेडी रहना, आलियन ने कहा। यार चाचो, आप जानते हो ना कि आपकी बेटी मुझे देखते रास्ता बदल लेती है और आप शूट करवा रहे हैं हमारा, वो भी इसके इतने अहम प्रोजेक्ट पे, वो तमसखर उड़ाते हुए बोला। तो और क्या करूं, तुमने ही कहा था ना कि तुम्हें बर्दाश्त नहीं है कि तुम्हारी बीवी इस तरह किसी गैर मर्द के साथ शादी स्पेशल करे, मगर वो करना चाहती है आली। वो हमेशा से M&A फैशन डिजाइनिंग के स्पेशल इवेंट्स करती है। इसे लगता कि वो जैसे करेगी वो दिल से होगा, वैसे फ्री भी तो होगा, आलियन ने कहा। ओह हेलो, मेरी मार्केट में बड़ी डिमांड है तो मैं फ्री क्यों करूं? वो मुंह बनाकर बोला। अच्छा तुम पैसे ले लेना जितने तुम कहो, आलियन मुस्कुरा कर बोला तो वो भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। चलिए फिर करके देखते हैं, लेकिन अगर उसने बीच शो में काम खराब किया ना तो मुझे मत कहना, वो जल्दी से बोला। तुम हैंडल करोगे हर हाल पे वरना मेरी तेरी यारी खत्म, आलियन ने कहा। वैसे बहुत धमकियां देने लगे हैं मुझे। हम तो दामाद हो तो लगाम डालनी पड़ेगी ना, आलियन जल्दी से बोला। तो अब ऐसा करेंगे, चले अल्लाह देख रहा है जूजू जियादती आप और आपकी लखत जिगर कर रही है, उसने दुहाई दी तो आलियन ने उसे खुशमगी निगाहों से देखा। ये जियादती तुम्हारे साथ सही ही हो रही है, तुमने खुद उसे खुद से दूर किया अहमर, तुम भूल गए वो रात जब भूत बनकर कमरे में गए थे? अरे जान निकाल दी थी मेरी बच्ची की, आलियन ने कहा तो वो कान की लो मसलते इधर इधर देखने लगा। हम तो सचमुच जिन नहीं था, ये बात जानती भी है फिर भी मुझे जिन ही समझती है, वो झुंझला कर बोला। तुम किसी जिन से कम भी नहीं हो, इतने शरारती, गुस्सीले हो और वो मेरी बच्ची मासूम सी धीमे मिजाज की, आलियन ने कहा। वैसे ये बात तो है, वो धीमा सा मुस्कुराता उठकर अंदर की जानिब बढ़ गया।
अगली शाम ज़रीब के होटल में शादी सेशल फैशन ऑर्गेनाइज किया गया था और नन्नू ने इस फंक्शन को खुद ऑर्गेनाइज किया था। अभी वो काम करवा कर माहरूख के रूम में आई और गिरने से अंदाज में सोफे पे बैठकर माहरूख को देखने लगी जो कि अपना मेकअप कर रही थी। उसे अपना मेकअप करना खुद अच्छा लगता था, वो किसी मेकअप आर्टिस्ट से नहीं करवाती थी सिवाय जब मूड खराब हो। यार जल्दी से आउटफिट पहनाने में मदद करो, उसने कहा तो नन्नू ने उठकर इसकी करती की डोरियां बांधने के बाद उसे लहंगा पहनाने में मदद की। औफिफ खुदाया माहरूख, तुम्हारे वजन से ज्यादा इस लहंगे का वजन होगा, इतना हैवी कौन पहनेगा, नन्नू सर झटक कर बोली। तुम्हारे शौहर ने ये डिज़ाइन बहुत पसंद किया, अब ये बात उसी से पूछना। नन्नू इसकी बात पे चुप हो गई। हाय गर्ल्स, क्या हो रहा है? आलियन ने पूछा। डैडा रेडी हूँ मैं तो बस एंट्री करूँगी और सागर फेमस एक्टर आ गए क्या? इसने पूछा। वो एक्चुअली सागर की कोई शूटिंग थी तो दूसरा मॉडल है, तुम स्टेज पे पहुंचूं वो वहीं ज्वाइन करेगा, आलियन ने कहा तो वो सर इस बात में हिला गई। वो जब रैप पे आई तो कुछ देर के बाद सेहरा सजाए मॉडल इसके साथ खड़ा हो गया। ये क्यों लगा रखा है, वो नागवारी से बोली। अटसा फैशन बेबी, अंदर से मनमनाती आवाज आई। ये कैसी आवाज निकाल रहे हो और आइंदा से ये बेबी वेबी मत बोलना, वो तड़क कर बोली और फिर इसके फॉलोड के बाजू को थामे रैप वॉक करती स्टेज पे आई तो मीडिया खिंचा खच उनकी तस्वीर निकालने लगा। प्लीज जरा ये सेहरा हटाइए, एंकर ने कहा तो उसने जैसे ही घूंघट हटाया तो अहमर को देखकर इसकी सांसें रुक रुक कर चलने लगी। वो जो इतने दिनों से इससे छप रही थी वो आज इसके साथ खड़ा था। संभाल रखो फीस पे वरना तुम्हारे डैडा का लाखों का नुकसान होगा, ये इवेंट उनकी कंपनी का सबसे बड़ा इवेंट है, तो प्लीज संभाल। वो चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए हाथ से ऑडियंस को फ्लाइंग किस देता हुआ इसकी कमर के गिर्द अपना बाजू हमाल के बोला। माहरूख को वजूद हुले हुले कांप रहा था। वो दोबारा रैप वॉक करती वापस पलटी और फिर इसका नेकसट अकेले ही था तो वो इत्मीनान से करती वापस पलटी। इसके बाद नेकसट मॉडल आ गई और वो अपने चैलेंजिंग रूम की जानिब बढ़ी और दरवाज़ा लॉक करते उसने 2-3 गहरे गहरे सांस भरे और अपना पनप दुपट्टा उतार कर रखती वो अपनी बैग की डोरियां खोल रही थी मगर इसके हाथ गिरह नहीं आ रही थी। मैं ट्राई करूं, इसके एन पीछे से आवाज आई तो वो घबरा कर एक झटके से मुड़ी और अहमर को देखकर उसकी टांगों से जैसे जान निकल गई। इसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो किसी को पुकार कर अंदर बुला सकती। वो उठकर इसके जैसे जैसे करीब आ रहा था वैसे वैसे इसकी जान निकल रही थी। पप प्लीज मम, मेरे पास मत आए, वो कांपते लहजे बोलती पीछे होने लगी मगर पीछे दीवार की वजह से इसके पीछे को जाते कदम रुक गए। वो पास आकर उसके दाएं बाएं हाथ रखता इसके चेहरे पे झुका तो वो जोर से ऐसे आंखें मैच गई जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर मैच लेता है और तसव्वुर करता कि वो ऐसे बच जाएगा। अहमर का हाथ इसकी कमर के गिर्द लिपटा और उसने एक झटके से उसकी सारी डोरियां खींचकर तोड़ दी थीं। से अगर तुमने ऐसा कोई बैकलेस ड्रेस पहना या किसी और मर्द के साथ इस तरह का बुलेट फोटोशूट और रैप वॉक का सोचा तो याद रखना मैं तुम्हारे हश्र कर दूंगा। वो इसके माथे से माथा टकाए सर्द लहजे में बोला तो इस आंखें छलक उठी। अब अगर तुम्हारा एक आंसू टपका तो अच्छा नहीं होगा, वो अपने लबों से आंसू चुनते हुए बोला। वो बेबसी के एहसास से इस कद्र शिद्दत से रोई कि इसकी हिचकी बंद गई। अहमर ने उसकी गर्दन से जकरा चेहरा करीब करते इसके लबों को अपनी दस्तरस में ले लिया। वो खुद को छुड़वाने के लिए भरपूर मुज़ाहमत कर रही थी मगर वो भी पूरा जिन था। उसने मुज़ाहमत करनी छोड़ी तो अहमर उसे छोड़ता पीछे हुआ और उसे घुमाकर इसकी पीठ अपने पीठ से लगाता इसके गिर्द बाहों का हिसार बनाता उसे मिरर में देखने लगा।
माही लकेट मी, वो उसकी ठोड़ी से थामते चेहरा ऊपर करते हुए गंभीर लहजे में बोला तो उसने अपनी पलकों की झालर उठाकर देखा मगर इसकी चमकती निगाहों से घबराकर फिर से पलकें झुका गई। चलो जल्दी से चेंज करो ड्रेस और फोटो शूट मुकम्मल करते हैं और खबरदार तुम्हारा आंसू गिरा और इधर उन पे सितम ढाऊंगा। अहमर ने इसके लबों को अंगूठे से मसलते हुए कहा तो महज लब कुचल रह गई। वो बाहर निकला तो आंसू बहना शुरू हो गए। वो दौड़ती हुई खुद को वॉशरूम में लॉक करती वॉशरूम बेसन पे झपके अपना चेहरा धोने लगी मगर आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बामुश्किल आंसू रोककर बाहर आई तो मेकअप आर्टिस्ट आ चुकी थी। इसने मेकअप किया और वो भारी भरकम लहंगा संभालती फोटो शूट रूम में आई तो वहाँ नन्नू ने बड़ा जबरदस्त डेकोरेट किया था। अहमर भी सेम कलर का ड्रेस पहने आया और मुख्तलिफ पोज में उनका फोटो शूट हुआ मगर इस दौरान वो अहमर की कुर्बत में कैसा महसूस कर रही थी वो बता भी नहीं सकती थी। बैक वक्त खौफ और एक मीठा सा एहसास था जिसको वो खुद समझ नहीं पा रही थी। अहमर के छूने से इसकी धड़कन इस कदर तेज हो रही थी कि उसे लग रहा था कि गोया दिल सीने से बाहर आ जाएगा। फोटो शूट खत्म हुआ तो अहमर अपने सुबिन की रिकॉर्डिंग के लिए चला गया और वो नन्ही के साथ घर के लिए निकल गई। न्यू एयर कंडीशनिंग पीसर आए थे तो वो सीनियर इंस्पेक्टर होने के नाते आज जल्द ही सीआईडी ब्यूरो पहुंच चुकी थी। कुछ देर के बाद एयर कंडीशनिंग पी साहब अंदर दाखिल हुए और सबको मीटिंग हॉल में जमा होने का कहा और तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गए। इसने दो तीन गहरे गहरे सांस भरे और सबको उनका पैगाम पहुंचा कर वो मीटिंग हॉल में पहुंची। कुछ देर में सब जमा हो चुके थे। जी तो केस नंबर 340 पे आप काम कर रही हैं। यस सर, उसने जल्दी से कहा। 1 माह होने को है मगर आप अभी तक एक सबूत नहीं ढूंढ पाई, आपकी ये नाअहल समझूं या फिर सुस्ती, वो धारा। सर मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ और वह मेरी पहुँच अभी तक बड़े लोगों तक नहीं पहुँची और जैसे ही पहुँचेगी तो मुझे सबूत मिल जाएगा, वो संजीदगी से बोली। आपकी बजाय इंस्पेक्टर रिहाना ये काम संभालेंगी और आप घर जाकर आराम करें, एयर कंडीशनिंग पी साहब सर्द लहजे में बोले। सर मैं 1 माह से मेहनत कर रही हूँ और वह जॉब हासिल करना सबसे बड़ा मरहला था जिसे मैंने सर किया। इंस्पेक्टर रिहाना ये करेंगी तो मजीद वक्त ज़ाया करने वाली बात है। वो वहाँ पहुँचते, जॉब लेते टाइम लगाएंगी, वो तल्ख लहजे में बोली। मैंने कह दिया है ना तो बस कह दिया, एयर कंडीशनिंग पी साहब तब कर बोले। तो ठीक है, जिन दिनों मुझे आराम ही करना है मैं अपने तौर में काम करूंगी और आप केस इंस्पेक्टर रिहाना के हवाले कर दी। डीसीपी साहब आपसे खुद इस बारे में बात कर लेंगे, वो सपाट लहजे में बोलती एक झटके से उठकर बाहर निकल गई। डॉक्टर नैना आज आपकी ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटी है, जाइए जाकर तैयारी कीजिए, डॉक्टर फैजान ने कहा तो इसका चेहरा जैसे खल उठा। वो जल्दी से मैसेज टाइप करने लगी और फिर उठकर अंदर की जानिब बढ़ गई। एनेस्थीसिया डॉक्टर पहुंचा तो उसने मेडिसिन पकड़ाने से पहले देखी तो जनरल एनेस्थीसिया, बेहोशी की ड्रग्स की डेट में उसे गड़बड़ महसूस हुई। इसने कागज उखाड़ा तो ये देखकर दिक से रह गई कि इसकी डेट एक्सपायर है। सर इसकी की डेट एक्सपायर है। शट अप डॉक्टर नैना, और आपको किसने हक दिया ये सब कहने का, अपने काम से काम रखें वरना, और उसे यहाँ कौन लाया है, निकालो इसे। सूरी सर, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं बोलूंगी, वो जल्दी से बोली। होऊं गुड। लेकिन सर एक सवाल किया, इससे मसला नहीं होगा? इसने आहिस्ता से पूछा।
अभी तक तो नहीं हुआ और ये इतनी महंगी है, ऐसे ली तो सस्ती मिलती है, बाकी यहाँ से जाने के बाद किसी को कुछ कह नहीं सकते, डॉक्टर ने इत्मीनान से जवाब दिया। नैनी को अपना सांस रुकता सा महसूस हुआ। इस औरत का ऑपरेट स्टार्ट हुआ तो इसकी बीच ऑपरेट में तबीयत खराब हो गई। कुछ देर के बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया, मगर इस बच्चे की हालत भी काफी खराब थी। उसे करीबी सरकारी हॉस्पिटल की नर्सरी में ले जाया गया। नैनी का दिमाग जैसे सुन हुआ था। वो शाम को ड्यूटी से वापस आई तो कसलमंदी से लेटी थी, दिल बहुत बेचैन सा था। नैनू उठो, तुम्हारी पीपी लोग दावत पे आ रहे हैं, तुम्हारे बाबा अभी तक होटल से नहीं आए तो इसलिए आकर किचन में मेरा हाथ बटा दो, हानिया ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। अरे पीपी लोग आ रहे हैं, ये बात अब मुझे बता रही हैं, पता भी है पीपी ने मुझसे केक कस्टर्ड की फरमाइश की थी और मैंने कहा भी था कि आप नेक्स्ट टाइम आएगी तो मैं बना कर रखूंगी, अब मुझे पहले बता देती मैं बना कर रख लेती, वो झुंझला कर बोली। जरूरी थोड़ी है कि कस्टर्ड केक बनाना है, कुछ और बना लो, अहमद को सिवैयां बहुत पसंद है तो ऐसा करो तुम सिवैयां बना लो, हानिया ने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा। वो भी आ रहे हैं क्या? वो लब कुचलते हुए बोली। हाँ, इसका प्रमोशन हवा है तो मरहा मिठाई लेकर आ रही, हानिया ने कहा तो वो लब भैंच कर रह गई। अच्छा चलो मैं आती हूँ, उसने गहरा सांस भरते हुए कहा और मुंह हाथ धोने चली गया। वो कुछ देर के बाद किचन में आई तो हानिया प्याज, लहसुन सब कुछ बना चुकी थी और उसने सामने लगा मेन्यू देखा तो मुड़कर हानिया को देखने लगी। क्या इतनी डिशेस बनानी लाजमी है मम्मा? वो चिढ़कर बोली। अरे अहमद ने फरमाइश की तो इनकार कर देती क्या? हानिया ने कंधे उचका कर कहा तो उसका दिल चाहा कि वो शख्स सामने हो तो उसे अच्छा सबक सिखाए, वो झुलाकर सब चीजें सलीब पे रखने लगी। इसने असर के बाद से इशा टाइम तक किचन में वक्त गुजारा था। हाय काश कि मैंने ये कुकिंग ना सीखी होती, वो नहाने के लिए कमरे में आई तो अपनी दिखती कमर को पकड़े कराह कर बोली। नहाकर उसने बाथ गाउन पहना और बाहर आकर उसने घुटनों तक आते बालों को यूं ही खिला छोड़ा और कमर सीधी करने के लिए लेटी तो इसकी आंखें बंद होती चली गई। अहमद अभी घर वापस आया था और अपने रूम की जानिब बढ़ रहा था कि मरहा ने उसे पुकारा। यस माम, वो मुड़कर इन्हें देखने लगा। जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, फिर हमें नैनी की तरफ जाना है, तुम्हारी वजह से हम काफी लेट हैं, वो खुशमगी निगाहों से उसे देखते हुए बोली। ओह शर्ट में तो भूल ही गया था माम, आप बस 10 मिनट वेट कीजिए, मैं अभी कपड़े चेंज करके आ रहा हूँ, वो कहता तेजी से सीढ़ियों फलांगता ऊपर की जानिब बढ़ गया। वो तैयार होकर नीचे आया तो सब रेडी ही थे। वो लोग वहां पहुंचे तो जरीब और हानिया ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। मैं नन्नू को उठा कर आती हूँ, वो थकी इतनी थी कि अभी जाकर सो गई, हानिया ने कहा। अरे तुम बैठो, इसका शौहर है वो खुद ही उठा लेगा जाकर, जाओ अहमद जाकर नन्नू को बल्ला लाओ, मरहा ने कहा। वोट लेकिन मैं क्यों, ऐसे कमरे में जाना मुनासिब नहीं लगता, अहमद गड़बड़ा कर बोला। तौबा है वैसे भाई, अरे ऐसे मौका की तलाश में होते हैं लड़के, मगर आप तो अजीब ही हो, मुझे ऐसा मौका मिले तो मैं तो खुशी से पागल हो जाऊं, अहमद ने माहरूफ की तरफ देखते हुए कहा। तुम तो हो ही बेशरम अपने चाचू की तरह, जरीब ने इसका कान मुड़वर कर कहा। ऑफिस मामू यार, मेरी मार्केट में बहुत डिमांड है, अगर खींचने से कान लंबे हो गए तो वैल्यू कम हो जाएगी, उसने दुहाई दी तो सब खिलखिला कर हंस पड़े। मैं आता हूँ, अहमद ने कहा और फिर उठकर ननी के रूम में आया तो वो कंबल ताने सो रही थी और एयर कंडीशनिंग फुल स्पीड में चल रहा था। इसने रिमोट से एयर कंडीशनिंग की स्पीड कम की।
प्लीज रज़िया आपा मेरी कमर दबा दी। इसकी नींद से बोझल आवाज कानून से टकराई तो अहमद की कुशादा पेशानी पे अनगिनत बल पड़ गए। तुम्हारा गला ना दबा दूं, वो पास जाकर तल्ख लहजे में बोला। अरे रज़िया आपा देखे मेरे दिमाग पे वो खड़ूस इस कदर छाए हैं कि आपकी आवाज उन जैसी लग रही। वो मुंह बनाकर बोली मगर आंखें हनूज बंद थीं। मैं खड़ूस ही हूँ, वो सर्द लहजे में बोला तो वो एक झटके से कंबल उतारकर उठकर उसे बेयकीनी से देखने लगी। अहमद मबहूत सा इसके आबिशार की तरह बिखरे बाल देख रहा था। आप यहाँ कुक किया कर रहे हैं? वो हड़बड़ा कर उठी तो अहमद ने उसे सरतापैर देखा। वो बात गाउन में थी और वो इसकी पंडलियों से काफी ऊंचा था। वॉट रबश, वो नागवारी से बोला तो उसने अपने आप को देखा और फिर भागकर ड्रेसिंग रूम में चली गई और कुछ देर के बाद वो ढीले ढाले ट्राउजर शर्ट में बाहर निकली और अपने बालों का गोल गोल घुमाकर जोड़ा करती इसके पास आई। वैसे ये इंतहाई चेप हरकत है कि यूं बात गाउन में सोना, वो नागवारी से बोला। मगर इससे ज्यादा चेप हरकत बना इजाजत के किसी के बेडरूम में दाखिल होना है सरर। वो सर लफ्ज पे जोर देते हुए बोली तो अहमद को इसका सर बोलना सलगा गया। मैं किसी गैर के नहीं अपनी बीवी के रूम में आया हूँ और आपके पेरेंट्स की रजामंदी से आया हूँ, वो तल्ख लहजे में बोला। पहली बात आप और मैं एक दूसरे को मियां बीवी मानते नहीं। दूसरी बात कि ये मेरा रूम है और मेरे पेरेंट्स भी मेरे रूम में इजाज़त लेकर आते हैं। तीसरी बात ये मेरा रूम है तो मैं यहाँ किसी भी हालत में हूँ तो ये मेरी मर्जी है, वो चबा चबा कर बोली। यही एटीट्यूड जहर लगता तुम्हारा, ओवर कॉन्फिडेंट हो तुम, जहर लगती तुम जैसी लड़कियों, वो सुलगते लहजे में बोला। तो खा करमर क्यों नहीं जाते, वो सीने पे हाथ बांधते दिल जलाने वाले अंदाज में बोली तो अहमद का दिल, जिगर फेफड़े सब जल चुका था। योबू, वो दंत कुचकिचा कर बोलता उसकी तरफ बढ़ा मगर जमीन पे पड़े कमफर्टर से पाँव उलझा और इसके साथ टकराते हुए बेड पे गिरा। वो भी इसके ऊपर गिरी और बाल खलकर उन दोनों को ढंक गए।